नमस्कार दोस्तों, दीपक एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बीएड के कुछ महत्वपूर्ण नोट्स के बारे में। जो व्यक्ति बीएड कर रहे होंगे उन सभी के लिए यह नोट्स बहुत ही काम आने वाला है। तो चलिए देखते हैं हम बीएड के अंतर्गत आज पढ़ेंगे हम भाषा का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, इसकी अगर रूपरेखा बनाया जाए तो देखें, सबसे पहले इसमें इस प्रकार से कोई भी अगर नोट्स हम बनाते हैं तो उसको रूपरेखा के थ्रू अगर बनाते हैं तो हमको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आता है और उनसे बहुत अच्छे तरीके से हमको नंबर भी उसमें मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार रूपरेखा बनाएंगे तो सबसे पहले उनका क्या लिखना पड़ता है, प्रस्तावना लिखेंगे, उसके बाद भाषा का अर्थ, उसके बाद भाषा की परिभाषा, उसके बाद भाषा का प्रयोग, उसके बाद उपसंहार या निष्कर्ष, उसके बाद संदर्भ ग्रंथ। इस प्रकार से अगर किसी भी नोट्स का रूपरेखा बनाकर अगर लिखा जाए तो बीएड में बहुत ही हमको फायदेमंद होगा और बहुत अच्छे तरीके से हमारा नंबर आता है। तो चलिए दोस्तों, हम आज इस टॉपिक को पूरा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रस्तावना। इसके अंतर्गत प्रस्तावना सबसे पहला टॉपिक देखिए, संपूर्ण जीवमंडल में केवल मनुष्य को ही क्या है, भाषा का अमूल्य वरदान ईश्वर से मिला है। ठीक, मतलब इस पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु हैं, लेकिन भाषा का वरदान ईश्वर से किसको मिला है, सिर्फ मनुष्य को ही मिला है। किससे, ईश्वर से। ठीक है, भाषा के कारण ही मनुष्य मनुष्य है और सभी जीवधारियों में सर्वोत्तम स्थान है। आज इस पृथ्वी पर मनुष्य के पास भाषा है तो क्या है, मनुष्य मनुष्य कहला रहा है और उनको इस संपूर्ण मतलब जीव जगत में इस पृथ्वी पर क्या स्थान प्राप्त है, सर्वोत्तम स्थान प्राप्त है। ठीक है, परंतु भाषा के आविष्कार के लिए पहले से ही मनुष्य का होना आवश्यक है। अब भाषा तो पहले से नहीं आ जाएगा, इसके लिए किसको पहले आना पड़ेगा, पहले मनुष्य के होना आवश्यक है। पहले मनुष्य आएगा और मनुष्य से ही क्या है, भाषा का उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो मनुष्य के पहले से होना ही आवश्यक है। भाषा एक मानवीय कलाकृत है। भाषा क्या है, भाषा मानवीय कलाकृत है, मानव के द्वारा निर्मित है, मानव के द्वारा रचित है। इस प्रकार से भाषा एक मानव द्वारा कलाकृत है। ठीक है, भाषा के कारण ही मनुष्य इतना उन्नत प्राणी बन सका है और भाषा के कारण ही क्या है, मनुष्य इस पृथ्वी पर एक सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, एक उन्नत प्राणी बन सका है, क्योंकि उसके पास एक भाषा है। बुद्धि तथा विचार चिंतन शक्ति के कारण ही मनुष्य भाषा का अधिकारी बन सका है, क्योंकि मनुष्य के पास क्या है, बुद्धि है, विचार करने की शक्ति है, चिंतन करने की शक्ति है, तर्क करने की शक्ति है। इसी के कारण क्या है, मनुष्य क्या है, भाषा का अधिकार बन सका है। मतलब मनुष्य को भाषा का अधिकार प्राप्त है। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या है, बुद्धि है, विचार करने की शक्ति है, चिंतन करने की शक्ति है। तो इसलिए मनुष्य को क्या है, अधिकार प्राप्त है, भाषा का अधिकार प्राप्त हो सका है। ठीक है, आज भी मनुष्य की अनुभूतियों का शाब्दिक भाषा से अभिव्यक्त करना संभव नहीं है। क्या है, आज भी मनुष्य की अनुभूतियों को शाब्दिक भाषा से अभिव्यक्त करना संभव नहीं है। क्योंकि देखो, किसी भी मनुष्य को अगर देखकर हम ये नहीं कह सकते कि वो क्या सोच रहा है, या उसको दुख लग रहा है, या उसको कुछ चाहिए। जब तक कोई व्यक्ति अपने मन के भावों को व्यक्त नहीं करेगा, जब तक अपने अंतरात्मा से कुछ बोल नहीं पाएगा,
तो हम उनके बारे में कुछ नहीं बता सकते। अगर किसी व्यक्ति को दुख लग रहा है या भूख लग रहा है या किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो जब तक वो अपने मुखवाणी से बोलकर अगर बोलेगा नहीं, तब तक हम उस चीज़ के बारे में हमको पता नहीं चलेगा। इसीलिए कहा गया है कि आज भी मनुष्य की अनुभूतियों को शाब्दिक भाषा से अभिव्यक्त करना संभव नहीं है। उसकी अभिव्यक्ति के लिए मुख भाषा का ही क्या करते हैं, मुख भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब तक इंसान उसको क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका अगर मुख भाषा से अगर प्रयोग नहीं करता है, तब तक हमको पता चलने वाला नहीं है। ठीक है, भाषा वास्तव में अभिव्यक्ति की संकेतों की प्रक्रिया है। भाषा क्या है? मनुष्य की अभिव्यक्ति की या संकेतों की प्रक्रिया है। भाषा व्यक्ति की भाव को प्रकट करने की प्रक्रिया है, उनकी मन की भावना को प्रकट करने की प्रक्रिया है, और अगर उसको किसी प्रकार की ज़रूरत है तो उसको संकेत करने की प्रक्रिया, जैसे कि संकेत के माध्यम से, या किसी उसको ज़रूरत है तो उसको भाव को व्यक्त करने के तो हम कोई भी चीज़ को किसी चीज़ से मांगते हैं या इशारा करते हैं या संकेत देते हैं, तो एक प्रकार का हम भाषा का उपयोग करते हैं। जब तक हम उस भाषा का उपयोग नहीं करेंगे, तब तक हम किसी दूसरे व्यक्ति को अपने मनोभाव को हम बता नहीं सकते। मनोभाव में जो चीज़ हमको आवश्यक है, जो चीज़ हमको चाहिए, या किसी को कुछ बोलना है या हमारे बात को दूसरे तक पहुंचाना है, जब तक हम भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक उन क्या है, हम अपने भाव को व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, इस प्रकार से प्रस्तावना है। अगला देखते हैं, भाषा का अर्थ। ठीक है, भाषा का अर्थ में देखिए दूसरा है भाषा का अर्थ। भाषा क्या है? ध्वनि चिन्हों की वह समूह है या समष्टि है। भाषा ध्वनि चिन्हों की वह समूह या समष्टि है जिनके माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचार, इच्छाएं तथा भाव दूसरे व्यक्ति के लिए व्यक्त करता है। मैंने बताया भाषा क्या है? ध्वनि चिन्हों की वह समूह है जिनके माध्यम से क्या करते हैं, एक व्यक्ति अपने मन की भावों को, अपने विचार को, जो इच्छा है या भाव है, उनको किसके तक पहुंचाते हैं? दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है कौन सा? भाषा। ठीक है, तथा दूसरे के विचार, इच्छाएं और भाव ग्रहण करता है। और भाषा से ही क्या करते हैं, हम दूसरे की भाव को जान सकते हैं, उनकी इच्छाओं को क्या कहते हैं, सुनकर हम उसको ग्रहण करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीज़ किसके थ्रू हमको पता चलता है? भाषा के थ्रू पता चलता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्शन भाषा ही कराती है। मतलब हम किसी व्यक्ति के बारे में कि कैसे पता लगाएंगे कि वह अच्छा व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति है, उनका व्यवहार कैसा है, तो हम उनके भाषा के माध्यम से हम पता चलता है, उनके बोली के। जैसे कि कोई व्यक्ति आज कोई भाषा बोल रहा है या कोई बात कर रहा है, किस प्रकार से वो अच्छे से व्यवहार कर रहा है, किस प्रकार अपने बात को रख रहा है, हम उन बातों के माध्यम से क्या करते हैं, उसके व्यक्तित्व के बारे में हम जानते हैं कि यह व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा व्यवहार। इस प्रकार से उनके व्यक्तित्व का दर्शन हमको इस भाषा के माध्यम से होता है। ठीक है, अतः भाषा जीवन जीने के लिए एक अभिन्न और अनिवार्य तथा आवश्यक माध्यम है। आज मनुष्य के लिए भाषा क्या है? जीवन जीने के लिए एक अभिन्न अंग है। अगर मनुष्य के पास भाषा नहीं होता तो वो भी एक पशु के समान होता। वो भी किसी, अगर उसको दुख लगता, भूख लगता, तो वो अपने मुख मतलब उस किसी से मुख बोलकर नहीं मांग सकता। जैसे जानवर को देखो ना, भूख लगता है तो भी नहीं बोल सकते हैं। अगर उसको तबीयत खराब है या उसको कुछ पीड़ा हो रहा है, तो आप क्या बोल सकता है? क्या नहीं बोल सकता। ठीक उसी प्रकार अगर भाषा नहीं होता तो मनुष्य के लिए जीवन जीना व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोला गया है कि भाषा जीवन जीने के लिए एक अभिन्न अंग बन चुका है।
अभिन्न अंग बन चुका है तथा आवश्यक माध्यम है। भाषा है तो हम भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, कोई भी संकेत हो, कोई भी बात हो तो हम दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो इस हमारे भाव को व्यक्त करने के लिए कौन माध्यम है, भाषा एक माध्यम है। ठीक है, भावों को बोलकर ही अभिव्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि अभी मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, तो इस टॉपिक में हम इस टॉपिक में जो चीज़ को समझना है तो उसको किसके द्वारा हम व्यक्त कर रहे हैं, हम उसको भाषा के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ लिखित भाषा के रूप में लिखा है, तो उसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये क्या है, आपका लिखित भाषा हो गया। ठीक है, तो एक प्रकार से भाषा एक माध्यम है। भाषा ही मानव को समाज में क्या करता है, प्रतिष्ठित करता है। भाषा मानव को समाज में क्या करता है जी, प्रतिष्ठित करता है या सम्मान या आदर दिलाता है। आज मनुष्य के पास भाषा है तो समाज में उसका सम्मान है, स्थान है। जैसे कि बोलते हैं फलाना व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, उनके व्यवहार अच्छा है, उसका शब्द शैली अच्छा है, तो इस प्रकार से क्या है, समाज में उसका स्थान प्राप्त है। ठीक है, उसको सम्मान मिलता है एक प्रकार से। और भाषा ही हमें इस योग्य बनाती है कि हम अपने दैनिक जीवन के सुख दुख, हर्ष विमर्श, भय क्रोध आदि भावों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकें। ठीक है, वही बात कि भाषा है तो हम अपने डेली की ज़िंदगी में, हमारे दैनिक जीवन में क्या करते हैं, अपने सुख दुख को हम बता सकते हैं, अपने हर्ष या खुशी को भी बता सकते हैं, या जब हमको किसी प्रकार का भय है या क्रोध हो रहा है, इन भावों को क्या करते हैं, दूसरे के समक्ष हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यह किसके थ्रू हो रहा है, भाषा के माध्यम से पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, भाषा के माध्यम से संभव हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार ये हो गया भाषा का अर्थ। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं भाषा की परिभाषाएं। ठीक है, कुछ वैज्ञानिकों ने अपना परिभाषाएं दिए हैं, तो भाषा की परिभाषाएं देखते हैं। तीसरे, भाषा की सामान्य परिभाषा अगर देखें तो इस प्रकार है, भाषा वह साधन तथा माध्यम है जिसके द्वारा अपने विचार, भाव तथा इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। मतलब भाषा वह साधन तथा माध्यम है जिसके द्वारा क्या करते हैं, अपने विचार को, अपने भाव को और इच्छाओं को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं इनकी। ठीक है, तो ये किसके थ्रू हो रहा है, भाषा के माध्यम। ठीक है, उसी प्रकार अगर देखें तो सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार अगर देखें तो भाषा क्या है, सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भाषा संसार का नादमय चित्र है। नादमय चित्र मतलब जो हम अ, आ, ई इस प्रकार से जो पढ़ते हैं ना, एक एक अक्षर, ये क्या है, आपका नादमय चित्र है। ठीक है, जो हमारे ध्वनियों से निकलता है। ठीक है, इसलिए इसको नादमय चित्र कहा जाता है। तो भाषा संसार का एक नादमय ध्वनिमय स्वरूप है, जो ध्वनि निकल रहा है और ध्वनि से जो चित्र बन रहा है, जो नादमय के रूप में, जैसे अ, आ, ई, उ, जो बोल रहे हैं, जो ध्वनि निकल रहा है, एक प्रकार से हम उसको लिखित रूप में देखते हैं तो नादमय क्या है, एक चित्र रूप में हमको यहाँ प्रतीत हो रहा है। जिसको हम लिखित रूप में इस प्रकार से देखें तो एक लिपि के रूप में यहाँ हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यह विश्व की हृदय तंत्री की झंकार है। यह पूरे विश्व के, पूरे संसार के क्या है, हृदय तंत्री की झंकार है। मतलब पूरे विश्व में प्रत्येक व्यक्ति के पास अगर भाषा है तो उसके जो हृदय तंत्री हैं, जो मन की भाव है, जो मन की इच्छाएं हैं, उनको क्या करते हैं, उनको व्यक्त करने की एक प्रकार की साधन है। ठीक है, जिनके जिनके स्वर में क्या होता है, अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से सुमित्रानंद पंत के अनुसार क्या है, भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, यह विश्व की हृदय तंत्र की झनकार है, जिसके स्वर में अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, इस प्रकार से अगर दूसरा परिभाषा देखें, दूसरा वैज्ञानिक के अनुसार, तो यहाँ लिखा है स्वीट के अनुसार,
किसके अनुसार? स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा ही विचारों की क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। ठीक है, ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। ठीक है, तो हम ध्वन्यात्मक किसी भी बात करते तो ध्वनि नहीं करते हैं, ध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति द्वारा, हम ध्वन्यात्मक विचार के द्वारा हम जैसे ही बोलते हैं तो मुख से हवा निकलता है, हवा निकलने के जो कंपन होने लगता है वो क्या है? ध्वनि है। और ध्वन्यात्मक इसी विचार को क्या के द्वारा क्या करते हैं? हमने मन के भाव, जो हृदय के जो भाव होता है उसको क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो उनको ही क्या बोला जाता है? भाषा ही कहा जाता है। अगला देखें, क्रोंच के अनुसार, अगला वैज्ञानिक देखा, अगर क्रोंच के अनुसार देखें तो भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चारित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है। क्या है? भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से, मतलब भाषा एक प्रकार के भाव को व्यक्त करने की, प्रकट करने की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक प्रकार के बोलकर उसको उच्चारित करके सीमित ध्वनियों का क्या है? छोटी छोटी ध्वनियों का एक प्रकार का संगठन है। जैसे कि हम यहाँ बोलते हैं आम बोल देने से आ धन आम, मतलब छोटे छोटे ध्वनि मिलकर, ये छोटे छोटे ध्वनि मिलकर क्या है? सीमित ध्वनियों का एक प्रकार का संगठन बन जा रहे हैं आम। तो इसी प्रकार क्या है? अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चारित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है। ठीक है, छोटे छोटे ध्वनि मिलकर बड़े बड़े शब्द बनते हैं और उस बड़े बड़े शब्दों से हम कोई व्यक्ति को मतलब अपने भाव को व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगला है, हम देखेंगे भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं देखेंगे तो भाषा की विशेषताएं हैं, सामान्य विशेषताएं देखा जाए, भाषा की सामान्य विशेषताएं अग्रलिखित हैं। पहला है, भाषा एक अर्जित कला तथा संपत्ति है। यद्यपि माता पिता से ही सीखते हैं, मतलब भाषा एक अर्जित कला है। मतलब जब हम किसी परिवार में एक शिशु जन्म लेता है तो क्या करते हैं? वो अपने माता पिता के द्वारा जो बोले जा रहे हैं या परिवार के द्वारा जो बोले जा रहे हैं शब्द को धीरे धीरे सुनता है वो, और सुनने के बाद उस चीज़ को क्या करता है? अर्जित करता है माइंड में, और उसके बाद उसको सुनकर उस चीज़ को समझता है, समझने के बाद उसको बोलने की कोशिश करता है। अब बोलने की कोशिश करता है, ठीक है, तो इसी को कहा जा रहा है कि भाषा एक प्रकार का अर्जित कला है, जो हम अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों में उस भाषा को क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। अर्जित करके हमने हमारे माइंड में क्या करते हैं? उसको संचित करके उसको रखते हैं। इसलिए कहा गया है कि भाषा एक अर्जित कला एवं संपत्ति है। ठीक है, यह ज़्यादातर माता पिता के द्वारा या परिवार में हमको सीखने को मिलता है जब छोटे शिशु रहोगे तो। ठीक, दूसरा है, भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है तथा समाज के ही वस्तुओं के द्वारा हमको सीखने को मिलता है। भाषा एक क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति भाषा कब सीखता है? समाज में रहकर। तो समाज किससे बनता है? सबसे स्टार्टिंग बोले हम देखा जाए तो एक परिवार से स्टार्ट होकर, परिवार, आस पड़ोस, फिर गांव, इस प्रकार से क्या है? एक प्रकार का समाज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार भाषा समाज में रहकर क्या करते हैं? सीखते हैं। जैसे कि देखो कि छोटे बालक घर में पहले कुछ कुछ शब्द बोलना सीखते हैं, मम्मी पापा कहना सीखते हैं, घर के बातों को सीखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आस पड़ोस के जो बच्चे होते हैं उनके साथ खेलते हैं, उनके भाषा को सीखते हैं, या आसपास के क्षेत्र के जो क्षेत्रीय भाषा रहता है उसको सीखते हैं। तो इस प्रकार के समाज में रहकर भाषा को क्या करते हैं? सीखते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा गया भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है जो समाज में अंतः क्रिया करके सीखते हैं। ठीक, भाषा अनुकरण से सीखने की प्रक्रिया है। भाषा अनुकरण करके ही सीखने की प्रक्रिया है। मतलब जब तक क्या करते हैं व्यक्ति
किसी दूसरे की भाषा को सुनते नहीं हैं तब तक उसको समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहा है। तो भाषा को सुनकर उसको क्या करते हैं, उसको सीखते हैं। जैसे कि छोटे बालक को देखे होगे, नहीं बोलते हैं कि छोटे बालकों के सामने कुछ गलत बात मत बोला करो, ऐसे बोलते रहते हैं ना। क्योंकि बच्चे क्या है, गलत बातों को जल्दी अनुकरण करके सीखते हैं, क्योंकि बच्चे अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं, दूसरे को सुनकर सीखते हैं और उसको दोहराने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे किसी भाषा को सुनकर उसको भी दोहराते हैं वैसे सेम टू सेम और अनुकरण करके सीखते हैं इस प्रकार से। तो भाषा एक प्रकार की अनुकरण से सीखने की प्रक्रिया है। भाषा एक परंपरागत एवं विकासशील प्रक्रिया है। भाषा क्या है, एक परंपरागत एवं विकासशील प्रक्रिया है। कैसे परंपरागत है, मतलब भाषा अगर किसी फैमिली का या किसी परिवार का भाषा क्या है, हिंदी है, ठीक है। तो उनके जो वंश है या परिवार हैं, तो जो भाषा वो बोलते जाते हैं, तो लगातार अगर एक पीढ़ी के बच्चे हुए वो भी उसके माता पिता की जो भाषा है उसको सीखे। जब वो छोटे बच्चे बड़े हुए, उनके भी बच्चे हुए, तो उनके भी बच्चे उन्हीं भाषा को क्या करते हैं, अनुकरण करके सीख रहे हैं। तो लगातार ये परंपरागत चलता रहता है और विकसित होता रहता है। इसीलिए इसको कहा गया है कि भाषा एक परंपरागत एवं विकासशील प्रक्रिया है जो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, ठीक है। इसी प्रकार अगला देखें, भाषा क्या है, सरल से कठिन एवं स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकसित होती है। तो भाषा सरल से कठिन की ओर होता है। कभी भी हम कुछ भी चीज को सीख रहे हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमको, अभी तक पढ़े हैं तो अनारम पढ़े हैं, तो आ इस प्रकार से पढ़े हैं। उसके बाद शब्द को पहचानना सीखे हैं, उसके बाद उस शब्द को जोड़ना सीखे हैं, ठीक है। उसके बाद धन, आ के मात्रा धन म, तो इस प्रकार से हम आम, इस प्रकार से हम क्या है, शब्द को जोड़कर पढ़ना सीखे हैं, ठीक है। तो भाषा एक क्या है, सरल से कठिन की प्रक्रिया है, जो छोटे छोटे शब्द मिलकर एक बड़े शब्द को हमको उसको बोलकर पढ़कर सीखते हैं और धीरे धीरे उसके बारे में हम जानते हैं। तो क्या है, भाषा सरल से कठिन स्थूल से सूक्ष्म की ओर की प्रक्रिया है, ठीक है। एक व्यक्ति तो हम किसी बड़ी चीज के बारे में नहीं सीख गए हैं, सबसे पहले हम छोटी छोटी बातों को सीखते हैं, उसके बाद बड़ी, ठीक है। अगला है, प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप होता है। मानक रूप होता है मतलब प्रत्येक भाषा का एक रूप है। जैसे कि मैं बोल दूं कि अ या आम, या मैं बोल दूं गन्ना, तो क्या उस चीज का बोल देने से कोई प्रमाण है हमारे पास? नहीं है। तो उसका एक मानक रूप है। जैसे कि आ है बोल दूंगा तो इसको क्या है, हम लिखित रूप में अगर बता रहे हैं तो हम इसको जान गए हैं, इसको आ बोला जाता है, तो इसका एक मानक रूप है, ठीक है। उसी प्रकार हम ई को बोल दें तो ऐसे हर शब्दों का क्या होता है, एक मानक रूप है, ठीक है, जिसके थ्रू हम उसको पहचानते हैं और उनके बारे में, उस शब्द के बारे में हम उसको समझ हमको मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रत्येक भाषा का क्या है, एक मानक रूप है, ठीक। अगला है, भाषा मौखिक तथा लिखित प्रतीकों, शब्दों, संकेतों व चिन्हों की व्यवस्था है। भाषा मौखिक तथा लिखित प्रतीकों क्या है, शब्दों और संकेतों के चिन्हों की व्यवस्था है। तो भाषा लिखित रूप में भी हो सकता है, जैसे कि हम यहाँ लिखित रूप में जो है उसको पढ़ रहे हैं। भाषा प्रतीक के रूप में हो सकते हैं। प्रतीक चिन्ह मतलब कि जैसे कि चिन्ह है, एरो के निशान देख लो, ऐसे जाने से सीधा जाने का रास्ता है, फिर ये आगे चलकर राइट साइड जाने का रास्ता है। मतलब इस प्रकार प्रतीक चिन्ह जो देखे होंगे रास्ते में बहुत सारे रहते हैं, जैसे कि रोड में या कहीं पर, तो एक प्रतीक चिन्ह के द्वारा है, शब्दों के द्वारा है या संकेतों के द्वारा है, ठीक है। तो इस प्रकार के एक सब क्या है, भाषा मौखिक भी है जो हम बोल रहे हैं, लिखित भी है और प्रतीक चिन्हों के रूप में और संकेतों के रूप में है, ठीक है। अगला है, भाषा के माध्यम से मानव अपने ज्ञान को संचित करता है।
और प्रसार करता है तथा अभिवृद्धि करता है। आज भाषा है तो भाषा के माध्यम से हम क्या करते हैं, मानव अपने ज्ञान को क्या करते, संचित करता है। जितने भाषा हम जानते हैं, अगर बोलते हैं, बोलकर व्यक्त करते हैं, दूसरे कोई व्यक्ति हैं तो उनको सुनकर क्या है उस चीज़ के बारे में जानकारी या ज्ञान प्राप्त करते हैं, और उससे क्या करते हैं, ज्ञान को ग्रहण करते हैं, अपने मस्तिष्क में संचित करते हैं। किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से, और उनका प्रसार करता है, मतलब विस्तार करता है, अपने ज्ञान को बढ़ाता है। ठीक है, साथ ही साथ वृद्धि करने लगते हैं अपने भाषा की। ठीक है, अगला है भाषा मानव की कलाकृत है। तो भाषा किसकी देन है, मानव के रचित है, मानव द्वारा रचित है, मानव द्वारा कलाकृत है। ठीक है, जब पहले भाषा से पहले मानव का होना जरूरी है। मानव के तर्क शक्ति, उनकी विचार शक्ति के कारण ही आज भाषा हमारे सामने क्या है, उपलब्ध है। अगर मानव नहीं रहता तो भाषा का भी विकास नहीं हो पाता। ठीक है, जिसके प्रमुख कौशल क्या है, अगर भाषा का प्रमुख कौशल अगर देखा जाए तो इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं। अगर भाषा का प्रमुख कौशल देखें तो सबसे पहला है सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर है आपका लिखना। ठीक, इस प्रकार से आपका भाषा का जो कौशल है, सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है, सुनता है किसी बात को। ठीक है, सुनने के बाद में उस चीज को विचार मंथन करता है, उसके बाद उस सुने हुए बात को बोलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बोलता है। जब सुनकर बोलना सीख जाता है तो क्या करता है, वो पढ़ने की कोशिश करता है, और जब पढ़ना सीख जाते हैं तो उसके बाद वो लिखना सीखता है। ठीक है, इस प्रकार से प्रमुख कौशल देखा जाए तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना है। ठीक है, अगला देखते हैं हम भाषा का प्रयोग। भाषा का प्रयोग देखेंगे यहाँ। भाषा का प्रयोग, भाषा मानव जाति की सबसे अमूल्य संपत्ति है। मानव जाति के लिए एक अमूल्य संपत्ति है, क्योंकि भाषा का संबंध जीवन से है। हमारा जीवन का से संबंध किससे, भाषा से है। आज भाषा है तो हम सुखी जीवन जी रहे हैं। हम इस संसार में क्या है, सर्वोच्च स्थान हमें प्राप्त है तो भाषा के माध्यम से ही हो पाया है, क्योंकि हम उसके माध्यम से अपने दुख सुख, अपने मनोभाव को व्यक्त कर पा रहे हैं। ठीक है, और सुखी जीवन जी रहे हैं। इसीलिए बोला गया है कि भाषा का संबंध जीवन से है। उसका प्रयोग इतना यांत्रिक और सरल है कि सामान्यतः उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। भाषा बोलना इतना मतलब सरल है, इतना यांत्रिक है कि हम बोलते रहते हैं या कुछ काम करते रहते हैं, कुछ भी करते रहे तो हमको क्या है, मतलब पता ही नहीं चलता है कि हम किस प्रकार बोल रहे हैं। हमको ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज़ को वजन उठाकर चढ़, अरे कितना वजन रख रहा है, इसको रख दो, ऐसा बोलते रहते हैं। तो हम जब भाषा बोलते रहते हैं कितना फ्लो के साथ में, कितने अच्छे तरीके से, सरल तरीके से बोलते रहते हैं, तो हमको जरा से भी पता नहीं चलता है कि हम बोल रहे हैं या कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भाषा बोलना एकदम सरल और सहज प्रक्रिया है, यांत्रिक प्रक्रिया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भाषा हमारे संस्कृति की क्या है जी, परिचायक भी है। भाषा हमारे संस्कृति की परिचायक है। मतलब देखे होंगे, अलग अलग देशों के अलग अलग भाषा होते हैं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग भाषा होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग भाषा होते हैं। तो जैसे जैसे क्षेत्र हैं, जैसे जैसे क्या है होते हैं, देश हैं, अपने अपने क्षेत्र के अनुसार क्या है, भाषा के अनुसार उसको पहचाने जाते हैं। जैसे कि उड़ीसा भाषा है तो उड़ीसा की भाषा के ये उड़ीसी क्षेत्र है, उड़ीसा के लोग हैं। तमिल के लोग हैं, तमिल भाषा है तो ये तमिल के लोग हैं। तो इस प्रकार भारत है तो भारत की जो भाषा हिंदी है। तो इस प्रकार अंग्रेजी भाषा वो बोल दिया जाए तो सब अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग भाषा होता है, जिसके थ्रू हम क्या है, हम उसको पहचानते हैं कि ये तमिल है, कि उर्दू है, कि ये फारसी है, कि ये अरबी है। तो इस हम भाषा के थ्रू उसको हम पता लगाते हैं। तो इसलिए वो लोग कहते हैं कि ये भाषा
संस्कृति का परिचायक है। ठीक है, हम भाषा के माध्यम से ही अलग अलग संस्कृति को जानते हैं, अलग अलग संस्कृति की पहचान हमको भाषा के माध्यम से होता है। ठीक, साथ ही साधन रूप होने से उस पर ज्ञान के अन्य क्षेत्र जैसे कि साहित्य, मनोविज्ञान, दर्शन, धर्म का व्यावसायिक दबाव भी रहता है। ठीक है, भाषा के विकास और मानव के विकास का सीधा संबंध है। भाषा का विकास और मानव के विकास का सीधा संबंध है। कैसे? जैसे जैसे मानव का विकास होता जाता है वैसे वैसे भाषा का विकास उसके में होता रहता है। जैसे कि छोटे शिशु पहले रोना सीखता है, भूख लगता है तो रो कर क्या करता, व्यक्त करता है। तो एक प्रकार रोना एक प्रकार की भाषा ही है। बोलते हैं कि रो रहा है, इसको भूख लग रहा हो, चलो इसको खिला दो, बोलते रहते हैं ना। तो इस प्रकार क्या है, जैसे जैसे शिशु बढ़ता जाता है साथ ही साथ में क्या है, उसको भाषा का विकास होता है। पहले छोटे रहता है शिशु, रोता है, रो रो कर अपने भाव को व्यक्त करता है। उसके बाद जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो एक एक शब्द मम्मी पापा ऐसे बोलने लगते हैं, या भूख लग रहा है तो कुछ चीज़ को इशारा करते हैं सांकेतिक भाषा में, या कुछ चीज़ को। तो इस प्रकार से धीरे धीरे एक शब्द से दो शब्द करके उनका जैसे जैसे उस व्यक्ति का विकास होने लगता है वैसे भाषा का साथ साथ में विकास होने लगता है। ठीक, इसीलिए कहा गया है कि भाषा के विकास और मानव के विकास का सीधा संबंध है। भाषा भावों एवं विचारों की जननी तथा अभिव्यक्ति का साधन एवं माध्यम है। भाषा भावों के विचारों की जननी है। मतलब भाषा है तो आज हमारे जो मन में जो हृदय में जो भाव है वो क्या उत्पन्न हो रहा है। तो आज भाषा है तो उसको व्यक्त कर रहे हैं। मतलब इसलिए कहा गया है कि हमारे पास भाषा है तो मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा है तो उस भाव को हम प्रकट कर रहे हैं। तो भाषा भाव विचारों की क्या है, जननी है। ठीक है, अभिव्यक्त करने के एक साधन है, प्रकट करने के एक माध्यम है। ठीक है, अगला देखते हैं इसी में, भाषा को संप्रेषण का महत्वपूर्ण और भावबोध का अत्यंत साधन माना गया है। भाषा को संप्रेषण का महत्वपूर्ण भावबोध का अत्यंत साधन माना गया है। आज भाषा है तो हम हमारे मन के भाव को, हमारे जो किसी बात को अगर किसी चीज़ को कहना है तो दूसरे तक पहुंचाना है तो भाषा के माध्यम से हम कह पाते हैं, सुना पाते हैं। ठीक है, भाषा के प्रयोग से जो ध्वनि प्रतीक हमारे सामने आते हैं उन्हें दूसरे लोग कैसे स्वीकार करते हैं, यही विस्तृत संदर्भ में क्या है, संप्रेषण है। संप्रेषण है मतलब हम किसी बात को व्यक्त कर रहे हैं। जैसे कि मैं बोल दूं कि मुझे दर्द हो रहा है, या दुख लग रहा है, या मुझे खुशी लग रहा है, तो जब तक इसको मैं उसको प्रकट न करूं किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष, और दूसरा व्यक्ति उसको सुनकर अगर उस बात को समझेगा नहीं और समझकर प्रत्युत्तर में कुछ नहीं दोगे तो उसमें क्या होगा, उसमें संप्रेषण नहीं हो पाएगा। तो इसी को बोल रहा है कि दूसरे लोग कैसे स्वीकार करते हैं, विशिष्ट संदर्भ में संप्रेषण है। हम जो बोल रहे हैं और उसको सुनकर दूसरा व्यक्ति कैसे स्वीकार करके उसको एक्सेप्ट कर रहा है, वही क्या है, संप्रेषण है। संप्रेषण की इस प्रक्रिया में हम अपने भावों विचारों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेट करना, अपने मन के भावों को, अपने बात को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे व्यक्ति उसको समझकर प्रत्युत्तर में कुछ व्यक्त करे, ये क्या है, आपका संप्रेषण हो गया। ठीक है, जो कि भाषा के माध्यम से ही संभव होता है। तो यह जो संप्रेषण किसके माध्यम से संभव है जी, यह भाषा के माध्यम से ही संभव है। अगर भाषा है तो मन के भाव को हम दूसरे के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और वो समझ रहा है, समझने के बाद हमारे भाव को समझकर व्यक्त कर रहा है, तो ये क्या है, संप्रेषण है। तो संप्रेषण कब संभव है, जब हमारे पास भाषा है। ठीक है, इन सब के अलावा हम भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से दो तरीके से करते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से कितने तरीके से, दो रूप से करते हैं भाषा का प्रयोग हम दो रूप से। जैसे कि पहला है आपका लिखित रूप से,
पहला है आपका मौखिक रूप से और दूसरा है आपका लिखित रूप से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम भाषा को मुख्य रूप से दो तरीके से प्रयोग करते हैं। एक है मौखिक रूप से, जो हम बोल कर व्यक्त करते हैं उसको मौखिक रूप, और जो हम लिख कर व्यक्त करते हैं उसको लिखित रूप कहा जाता है। ठीक, अगला है मानव प्रधानतः अपनी अनुभूतियों तथा मनोभावों की अभिव्यक्ति उच्चारित तथा मौखिक भाषा में ही करता है। ज़्यादातर आप देखे होंगे कोई व्यक्ति अपने मन के भाव को या कोई भी चीज़ को, अपनी अनुभूतियों को क्या करता है, किसके थ्रू बताता है जी, बोल कर बताते हैं। अपने मन के भाव को उच्चारित करके बताता है, बोल कर बताता है। देखे होंगे कोई व्यक्ति अगर कोई ज़्यादातर किस में, क्या लिखित रूप में बताता है, क्या संकेत के रूप में, क्या इशारा के द्वारा बताता है, क्या नहीं, ज़्यादातर देखा जाए तो बोल कर बताते हैं, उच्चारित करके मौखिक रूप से बताते हैं। ठीक है, लिखित भाषा गौड़ तथा उसकी प्रविधि मात्र है। तो हमारे जीवन में उस पृथ्वी पर ज़्यादातर हम बोल कर व्यक्त करते हैं, उसके बाद लिखित रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर मौखिक रूप से नहीं बोल पाते हैं तो दूसरा हमारा क्या है, लिखित रूप में हम उसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति का साधन साधारणतः सर्वप्रथम उच्चारित भाव ही है। तो सबसे पहले हम भावों को व्यक्त करने के साधन के रूप में देखा जाए तो मौखिक है। ठीक है, क्या है, मौखिक है, जो बोलकर हम उसको बताते हैं। ठीक है, बोलकर बताते हैं। आधुनिक तांत्रिक युग में प्रत्येक क्षेत्र में जीवन का सफलता के लिए क्या है, वाणी अथवा भाव का प्रकाशन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्वयं हमारे जीवन। जिस प्रकार हमारे जीवन जीने के लिए हमें सांस की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में सफलता जीवन जीने के लिए हमको, या भाव को व्यक्त करने के लिए हमको भाषा की जरूरत पड़ती है, वाणी की या भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, अतः जीव के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति को प्रतिफल मौखिक आत्म अभिव्यक्ति की ही शरण लेनी पड़ती है। आत्म अभिव्यक्ति की शरण लेनी पड़ती है, मतलब प्रत्येक क्षण हम मौखिक रूप से ज़्यादा उपयोग करते हैं, लिखित रूप में नहीं करते हैं। ठीक है, अगला है भाषा एक सांकेतिक साधन है। भाषा क्या है, एक सांकेतिक साधन है। भाषा को एक सांकेतिक साधन भी कहा गया है। सांकेतिक भाषा के माध्यम से भी भाव प्रकाशन किया जा सकता है। कैसे, जैसे कि देखे कोई व्यक्ति संकेत करता है कि व्यक्ति इधर गया है तो उंगली के द्वारा इधर संकेत करेंगे, या कहीं पर रोड पे चलते चलते जाओगे तो उस रोड में लिखा होता है कि इस प्रकार से आगे चलकर राइट साइड मुड़ो, आगे चलकर लेफ्ट साइड मुड़ो, इस प्रकार से, या सीधा गया, इस प्रकार बहुत इस सांकेतिक माध्यम संकेतों के द्वारा करते हैं। ठीक है, या अपने हाथ में इशारा करता है, अपनी उंगलियों को इशारा करता है, मुख में बोलकर उसको इशारा करता है। तो ये क्या, जितने भी हैं ये सांकेतिक भाषा है। जैसे कि ज़्यादातर सांकेतिक भाषा का प्रयोग मुख्यतः गूंगे लोग करते हैं, जो अपने भावों को संकेत के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। गूंगे लोग बोलते हैं क्या, नहीं बोल पाते हैं, तो उन लोग ज़्यादातर अपने भावों को एक संकेत के माध्यम से व्यक्त करते हैं, हाथ के द्वारा इस प्रकार से इशारा करते हैं इधर उधर। ठीक है, जन सामान्य सांकेतिक भाषा का प्रयोग कुछ विशेष अवसर पर ही करते हैं। तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग हर क्षेत्र में हर समय नहीं किया जाता, उसको एक विशेष व्यक्ति करते हैं जो गूंगे होते हैं। ठीक है, या एक विशेष अवसर पर ही किया जाता है जो आप जरूरत पड़ा तो। और प्रत्येक क्षेत्र में आप हर जगह पर के सांकेतिक भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, जब उसका जरूरत पड़ता है तभी उस सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जाता है, नहीं तो ज़्यादातर
मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, उसके बाद लिखित भाषा का करते हैं। ठीक है। इस भाषा की कुछ परिसीमाएं भी होती हैं। परिसीमाएं मतलब वही कि इस भाषा सांकेतिक भाषा को हर जगह उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि कोई व्यक्ति समझ नहीं पाते हैं इशारा को या संकेत को नहीं समझ पाते, इसलिए इसका उपयोग हर जगह हम नहीं कर सकते हैं। अगला है भाषा का रूप। भाषा का रूप देखें, भाषा के दो रूप होते हैं, पहला उच्चारित भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। ठीक है। भाषा के उच्चारित रूप का व्यवहार हम अपनी बोलचाल में प्रतिदिन करते हैं। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ, या डेली हम लोग आते चलते किसी भी चीज़ को बातचीत करते रहते हैं, या मेहमान के बात को बात बताते रहते हैं, या उनके बात को हम सुनते रहते हैं। तो जो उच्चारित भाषा का उपयोग हम क्या करते हैं, बोलचाल में प्रतिदिन हम लगातार करते रहते हैं। ठीक है। उच्चारित भाषा को मौखिक भाषा भी कहते हैं। मौखिक मतलब मुख के द्वारा जो बोला जाता है उसको मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है। भाषा के लिखित रूप का व्यवहार हम उस समय करते हैं जब हम अपना संदेश किसी ऐसे व्यक्ति को पहुंचाना चाहते हैं जो हमसे दूर हो। ठीक है। हम प्रतिदिन बोलचाल की भाषा में व्यक्त करते हैं मौखिक रूप से या बोलकर, लेकिन हम लिखित भाषा का अगर प्रयोग करते हैं तो कब करते हैं? ज़्यादातर लिखित भाषा का प्रयोग उस समय करते हैं जब हम किसी व्यक्ति को कुछ संदेश पहुंचाना हो, जो व्यक्ति हमारे पास नहीं है या हमारे समक्ष प्रत्यक्ष रूप में अगर नहीं है, तो उस व्यक्ति अगर दूर है तो वहां तक पहुंचाने के लिए करते हैं लिखित रूप में करते हैं। जैसे पहले ज़माने में चिट्ठी लिखते थे ना लिखित रूप में, और लिख कर उसको क्या है पोस्ट के द्वारा उसको भेजा जाता था। मन के भाव को, जो भी दुख है तकलीफ है या कोई भी संदेश भेजना है, कोई पत्र भेजना है, तो ये लिखित रूप में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास नहीं है, कहीं हमारे करीब में नहीं है, अगर दूर में है, तो उस व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ज़्यादातर लिखित रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है। लिखित रूप में भाषा सदैव स्थायी रहती है। लिखित रूप सदैव स्थायी रहती है मतलब देखे होगे, बोलते हैं ना, लिखित रूप में देगा तो मैं मानूं। तो लिखित रूप में क्यों मांगते हैं? क्योंकि लिखित रूप हमेशा क्या होता है, उपयोग, उसका उपयोग हमेशा कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, 1 साल 2 साल 10 साल, हमेशा उसको अगर रखना चाहोगे तो भी रख सकते हो, क्योंकि लिखित रूप में क्या है, वो स्थायी रहता है। लेकिन मौखिक रूप में अगर बोलें तो क्षणिक रहता है। मौखिक रूप मतलब अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ आपको, अगर मैं बोल दूँ कि मैं नहीं बोला हूँ बोल के, तो क्या सबूत है कि आपके पास में कि ये आप बोले हो बोल के? क्योंकि हवा के साथ उड़कर ये मलिन हो जाता है, क्षणिक रहता है। लेकिन लिखित रूप हमेशा की हमेशा स्थायी रूप में रहता है, हमेशा वो लिखित रूप में रहता है। आज या कल या 1 साल 10 साल या कभी भी उसको हम दूसरों को बता सकते हैं कि ये लिखित रूप में इस प्रकार से व्यक्ति बोला है। ठीक है। इसीलिए बोला गया कि लिखित रूप में भाषा सदैव स्थायी रहती है। उच्चारित रूप में भाषा स्थायी या क्षणिक होती है। मैंने बताया कि जो बोलने वाला, जो बोलकर हम व्यक्त करते हैं वो क्षणिक होता है, अस्थायी होता है, वो कुछ समय के लिए रहता है। जैसे कि मैं यहाँ भी कुछ बोल रहा हूँ, क्या दोबारा उस चीज़ को मैं बोलूँ कि मैं ऐसा बोला हूँ बोलूँगी, तो क्या आप बता पाओगे कि आप सच में ऐसे बोले हो बोल के? क्या सबूत है आपके पास? नहीं है, क्योंकि वो हवा में मिल गया। ठीक है। लेकिन लिखित रूप हमेशा के लिए बना ही रहता है। वैसे हम जो भी कुछ बोलते हैं वह बोलने के बाद हवा में उड़ जाता है। जैसे हम बोल रहे हैं, हमारे मुख से जो क्या है आवाज़ निकल रहा है, वह आवाज़ हवा में मिल रहा है, हवा मिलने के बाद उड़ जा रहा है, ये मौखिक रूप है। लेकिन लिखित रूप में देखेंगे तो इस प्रकार से जो छपा हुआ है उसको कभी भी हम उसको उपयोग कर सकते हैं या देख सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक। जबकि लिखित रूप का भाषा लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक। इस प्रकार से अगला ये है। अब देखते हैं, लास्ट है आपका उपसंहार या निष्कर्ष। ठीक है। इसके अंतर्गत देखते हैं उपसंहार निष्कर्ष। विचारों की अभिव्यक्ति तथा समझने के माध्यम को भाषा कहते हैं। मतलब विचारों की, जो मन के भाव है, जो विचार है, उनको व्यक्त करते हैं
और व्यक्त करने के बाद में दूसरा व्यक्ति उसको समझते हैं, या कि दूसरा व्यक्ति अगर बोल रहे हैं उसको हम समझ रहे हैं, तो इस माध्यम को ही क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा के विकास के संबंध कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। हमारे पास भाषा कैसे विकास हुआ इसका कोई विस्तृत जानकारी नहीं है, पर कुछ अन्वेषणों से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन समय में भाव प्रकाशन का माध्यम सांकेतिक भाषा था। मतलब भाषा का विकास कैसा हुआ इसकी कोई विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ खोज करता है, जो अन्वेषण करता है, उन्होंने पता लगाया है कि भाषा प्राचीन समय में भाव किस प्रकार व्यक्त करते थे, भाव किस प्रकार प्रकाशन करते थे। प्राचीन समय में सांकेतिक भाषा का उपयोग करते थे। ठीक है। हम तदंतर ध्वन्यात्मक भाषा का विकास हुआ। ठीक है। उसके बाद जैसे ही सांकेतिक भाषा का उपयोग करते थे, उसके बाद धीरे धीरे ध्वन्यात्मक शब्दों का उपयोग होने लगा, ध्वन्यात्मक शब्दों का विकास होने लगा, और वह ध्वन्यात्मक भाषा मौखिक एवं लिखित भाषा में परिणित हो गया। मतलब पहले प्राचीन समय में सांकेतिक भाषा बोलते थे, उसके बाद धीरे धीरे ध्वन्यात्मक भाषा का विकास होता गया, ध्वन्यात्मक भाषा में बोलने लगे, ध्वनिक में। उसके बाद धीरे धीरे मौखिक भाषा बोलने लगे, उसके बाद धीरे धीरे लिखित भाषा का विकास होता गया। इस प्रकार क्रम से उसका विकास होता गया है। ठीक है। वर्तमान समय में हम अपने भावों का प्रकाशन एवं संप्रेषण उच्चारित या मौखिक भाषा के रूप में करते हैं। अभी जब वर्तमान समय में हम भाषा का उपयोग जब कर रहे हैं तो ज़्यादातर किसमें प्रयोग करते हैं, मौखिक भाषा के रूप में करते हैं, बोल कर करते हैं, या उच्चारित भाषा के रूप में करते हैं। ठीक है। यद्यपि यह अस्थायी होता है, अस्थायी होता है मतलब क्षणिक होता है। ठीक है। फिर भी काफ़ी प्रभावशील रूप है। यह जो मौखिक भाषा क्षणिक है, कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में बहुत ही प्रभावशाली है, प्रभावशाली के रूप में होते हैं। ठीक। जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को उजागर करता है, तो मौखिक भाषा क्या है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को उजागर करता है। ठीक है। इससे हमको ये पता चलता है कि व्यक्ति का चरित्र कैसा है, उनका गुण कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, क्योंकि भाषा के द्वारा हमको इससे पता चलता है। जब व्यक्ति बोलता है, अपने भाव को व्यक्त करता है, अपने विचार को व्यक्त करता है, तो हमको उससे ये पता चलता है कि इनका व्यक्तित्व कैसा है। ठीक है। और भाषा का लिखित रूप स्थायी एवं मौखिक रूप सहयोगिनी होता है। मतलब दोनों एक दूसरे में क्या होता है, सहयोगिनी होता है। मौखिक रूप और लिखित रूप दोनों के बिना नहीं चल सकता। ठीक। इसलिए कहा गया है कि मौखिक और लिखित दोनों सहयोगिनी होता है। ठीक है। इस प्रकार ये है, हम भाषा किस पर निर्भर करते हैं। अगला देखें, संदर्भ ग्रंथ। अगर देखा जाए संदर्भ मतलब लेखक के रूप में कौन है, डॉक्टर राम सकल पांडे इनके लेखक हैं। जो उनके ग्रंथ, कौन से ग्रंथ से लिया गया है, हिंदी शिक्षण शास्त्र से लिया गया है। ठीक है। ठीक। इस प्रकार से यह जो बीएड के जो कोर्स हैं, जो कुछ नोट्स हैं जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत किया, जो आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। ठीक। इस प्रकार आगे और कुछ कुछ नोट्स या टॉपिक मैं आपके सामने या आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। ठीक। धन्यवाद।